हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 14 में हम लोग हैं जो क्लाइमेट की बात करता है और अभी तक इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। और इसके दो पार्ट्स में हमने ये देखा, सबसे पहले तो हमने देखा कि जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट के, या फिर आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट के बारे में ही हमने जाना, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना, इंसोलेशन दैट इज़ इनकमिंग सोलर रेडिएशन उसके बारे में जाना। और उसके बाद जो क्लाइमेट के एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला एलिमेंट उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स यानी कि टेम्परेचर, और टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, कॉन्टिनेंटलिटी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है अभी तक के दो पार्ट में। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तीसरे पार्ट में, हम लोग जो है अपना अगला एलिमेंट यानी कि रेनफॉल इसको लेकर बात करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन और या फिर मोर कॉमनली यूज्ड वर्ड इज रेनफॉल, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे प्लेटफॉर्म में खुद को एनरोल नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 क्लाइमेट को पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। देखिए, प्रेसिपिटेशन को लेकर बात करेंगे और इसमें सबसे पहले दिया है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, इफ एयर इज सफिशिएंटली कूल्ड बिलो द ड्यू पॉइंट, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेपर विल कंडेंस अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स। तो ये तो चीज़ मैंने आपको, यह जो ये कंसेप्ट है ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 में ही बता दिया था, जहाँ पर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे। वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो एयर होती है ना, एयर होती है, उसमें एक टर्म होता है दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, ये क्या होती है, मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो कि टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर का तो उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि वो अपने पास ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रख सकती है। और वहीं अगर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा या टेम्परेचर गिरेगा तो उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। मतलब अब एयर जो है जितना पहले टेम्परेचर मॉइस्चर कैरी कर सकती थी, वाटर वेपर कैरी कर सकती थी, अब उतना नहीं कर पाएगी। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है दैट इज नोन एज द ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके बाद अगर एयर और ज़्यादा कूल हो, मतलब ड्यू पॉइंट पर बेसिकली क्या होता है कि एयर इज 100% सैचुरेटेड, 100% सैचुरेटेड, या फिर आप कह सकते हैं कि जो RH की वैल्यू है दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो होती है 100%। यानी कि उस समय पे जो मैक्सिमम मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है एयर की वो उतना कैरी कर रही है, क्योंकि RH इक्वल टू 100%, मतलब RH का मतलब आपको पहले ही बताया है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, दैट इज कि एक्चुअल वाटर वेपर कितना कैरी कर रही है एयर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी कितनी है कैरी करने की। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% इज नथिंग बट इक्वल टू 1, है ना। तो यानी कि जितनी उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है उतना वो ही कैरी कर रही है, यानी कि ये दोनों का जो रेशियो है, दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 1, है ना, यही चीज़ बोली गई है। अब इसके बाद क्या है कि अगर वाटर, ये जो एयर है, अगर ये कूल डाउन होती है, कूल डाउन होने का मतलब क्या है कि उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ये क्या हो जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर ऑन कूलिंग दिस मैक्सिमम कैपेसिटी विल रिड्यूस, है ना, ये कम हो जाएगी। और जैसे ही मैक्सिमम कैपेसिटी कम हुई, एक्चुअल ज़्यादा है,
तो ये भी तो कम होने की कोशिश करेगी, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज़्यादा तो होगी नहीं। तो मैक्सिमम अगर कम हो गई तो एक्चुअल भी कम होने की कोशिश करेगी। और एक्चुअल कम कैसे होगी? जब एयर में से कुछ वाटर वेपर निकलेगा। और निकलेगा कैसे एयर में से वाटर वेपर? रेन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, इसलिए। और यहाँ पर जब 100% अगर हो रही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वो जिस टेम्परेचर पर होती है उसको बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट। यानी कि ड्यू पॉइंट से अगर हम और अपने टेम्परेचर को नीचे करें या एयर को ड्यू पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर ठंडा करें, तो उसकी जो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक्चुअल भी कम होना चाहेगी, इसीलिए वो फिर उसमें से कुछ जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। When they float about as masses of minute water droplets or ice crystals at a considerable height above the sea level, they form clouds, है ना। अब वो क्लाउड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस। मतलब कि जो ये मॉइस्चर कंडेंस हो रहा है, जब वो माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब बहुत छोटे पानी की बूंदें हैं या फिर आइस क्रिस्टल्स हैं, एक कंसिडरेबल हाइट अबव द सी लेवल, मतलब समुद्र के तल से काफ़ी ऊपर हाइट पे जब ये कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, और वो भी कैसी है? बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है, उनका साइज़ बहुत छोटा है, वो क्या कर रहे हैं? वो फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या बनेंगे? क्लाउड्स बनेंगे, है ना। मतलब अब यहाँ पर सीधे डायरेक्टली बारिश ऐसा नहीं होगी। बारिश कब होगी? जब इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा और ये नीचे गिर सकेंगे। अगर ये इतने हल्के हैं कि ये आसमान में ही तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, तो फिर बनेंगे क्लाउड्स। और अलग अलग तरीके के क्लाउड्स बन सकते हैं। दे कैन बी सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस। ये हमने जो है अपने पिछले चैप्टर में देखा है। क्लाउड्स में हम लोगों ने इसके सारे डायग्राम्स वगैरह सब कुछ देखे हैं, तो वो आपको यहाँ से अब पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या लिखा है कि व्हेन कंडेंसेशन अकर्स एट ग्राउंड लेवल विदाउट नेसेसरीली रिजल्टिंग इन रेन, तो हेज, मिस्ट और फॉग बनता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हाइट पर, कंसिडरेबल हाइट पर अगर ये चीज़ें हो रही हैं सी लेवल से, तो बनेंगे बादल। और अगर मान लीजिए ग्राउंड लेवल पर हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ज़मीन के काफ़ी पास अगर ये चीज़ें हो रही हैं और रेन अगर नहीं है, बारिश अगर नहीं हो रही है, तो क्या होगा? हेज, मिस्ट या फॉग बनेगा। अब वो डिपेंडिंग अपॉन दी अलग डिफरेंट कंडीशन जो है उसके हिसाब से। ये भी हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि हेज, मिस्ट और फॉग क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनकी फॉर्मिंग कंडीशंस क्या है, वो सब हमने देखा है। अब इसके बाद क्या लिखा है कि हायर लेटीट्यूड्स पर या एल्टीट्यूड्स पर जहां पर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर मे टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर एट अ टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पर स्नोफॉल होगा, आइदर एज फेदरी फ्लेक्स और इंडिविजुअल आइस क्रिस्टल्स। यानी कि जहां पर यह कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर हो रहा है ना, मतलब किसी ऐसी जगह पर आसमान में ही अगर हम बात करें, ऊपर एटमॉस्फेयर में ही अगर बात करें कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऐसी जगह पर हो रहा है जहां पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, और फ्रीजिंग पॉइंट से अगर कम होगा तो ड्रॉप्स क्या होंगी? वो जम जाएंगी, है ना। तो स्नोफॉल होगा फिर वहां पर, या तो फेदरी फ्लेक्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर इंडिविजुअल आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसके बाद इफ द मॉइस्ट एयर ascends rapidly to the cooler layers of the atmosphere, the water droplets freeze into ice pellets and fall into the earth as hail or hailstones. hail मतलब होते हैं जो ओले, है ना। गर्मियों के सीजन में आपने देखा होगा कि जो ओले पड़ते हैं, that is your hailstones. As more and more super cooled water drops accumulate around a hailstone, it increases steadily in size. और कुछ का साइज तो लगभग आप देख सकते हैं कि 2 पाउंड या उससे भी ज़्यादा होता है। In a severe hailstorm, the hailstones do great damage to crops. Crops को और buildings वगैरह को बहुत ज़्यादा नुकसान इससे होता है। Very often, the ice pellets exist as frozen raindrops, melting and refreezing on their way down. इससे बनता है sleet. मतलब क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये हमारा कोई ऊपर का रीजन है जहाँ पर बहुत कोल्ड एयर है ना, कोल्ड एयर अगर है और यहाँ से अगर पानी की बूंदें आ रही हैं तो वो यहाँ पर क्या होगा? फ्रीज हो जाएंगी। मतलब ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला रीजन मैंने आपको बताया है ये कोल्ड रीजन है ना। तो ये जो ड्रॉप्स हैं वो क्या हो जाएंगी? द ड्रॉप्स विल फ्रीज।
अब नीचे जब वो ड्रॉप्स गिर रही हैं उसी समय पर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कोई वार्म एयर का रीजन है, ठीक है, इसको ऐसा दिखा लेते हैं ग्रीन कलर से। सपोज कर लीजिए ये थोड़ा सा वार्म एयर का रीजन है, तो होगा क्या कि ये जो ड्रॉप्स है ये आएंगे नीचे की तरफ को और थोड़ा सा यहाँ से ये मेल्ट होंगी, दे विल मेल्ट अ बिट, ठीक है, थोड़ा बहुत ये मेल्ट होंगी और यहाँ पर जो चीज़ बनेगी दैट विल बी अ काइंड ऑफ, ये जो चीज़ें बनेगी दैट विल बी और हेल स्टोन्स। अगर ये पूरा का पूरा मतलब अगर वार्म वाला रीजन जो है वो ज़्यादा है, अगर वार्म वाला रीजन बहुत बड़ा होगा तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, तो बारिश के फॉर्म में आएंगी। अगर थोड़ा बहुत मेल्ट होती है तो दे विल कम इन द फॉर्म ऑफ हेल स्टोन्स। अब इसी तरीके से नीचे आते हुए अगर फिर से कोई ऐसा रीजन मिल जाता है जहाँ पर कोल्ड एयर है, फिर से अगर कोल्ड एयर है तो ये जो ड्रॉपलेट्स नीचे को आ रही हैं ये फिर से फ्रीज हो जाएंगी, ये फिर से फ्रीज हो जाएंगी और यहाँ पर जो चीज़ बनेगी दैट विल बी योर स्लीट। इसको बोलते हैं स्लीट, मतलब पहले फ्रीज हुई है, फिर बीच में थोड़ा सा मेल्ट हुई है और फिर दोबारा फ्रीज हुई है, तो दैट बिकम्स योर स्लीट। आई होप ये चीज़ आप समझ पाए कि स्लीट क्या होती है। अब उसमें एक चीज़ और भी है जिसको आपने अगर टर्म कहीं पढ़ा है या सुना है तो दैट इज नोन एज फ्रीजिंग रेन। फ्रीजिंग रेन क्या होती है कि बारिश की तरह ही होती है लेकिन वो नीचे ज़मीन पर आके ऐसा थोड़ा सा जम जाती है। उसका मतलब क्या है, उसमें भी चीज़ होती यही है, बस उसमें अंतर क्या होता है कि ये जो वार्म वाला रीजन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, बड़ा हुआ रीजन होता है, तो इसलिए वो जम तो नहीं पाती नीचे। कोल्ड एयर जो है वो थोड़ा सा ज़मीन के पास होती है, तो ऐसा जो एटमॉस्फेयर में तो जो ड्रॉप्स हैं वो रीफ्रीज नहीं हो पाती। जैसे स्लीट के केस में रीफ्रीज हो रही है तो वो रीफ्रीज नहीं हो पाती है, आती वो ड्रॉप्स की तरह ही है नीचे ज़मीन पर आके, लेकिन वो थोड़ा सा जम जाती है। दैट इज नोन एज योर फ्रीजिंग रेन। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब आगे देख लीजिए, इट इज ओनली व्हेन द ड्रॉपलेट्स एंड क्लाउड्स coalesce into larger drops between 0.2 mm and 6 mm that rain falls। मतलब बारिश कब होगी, जैसे आपको ऊपर बताया कि जो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऊपर आसमान में या एटमॉस्फेयर में आप कह सकते हैं कि फ्लोट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, बादलों के फॉर्म में वो तैर रहे हैं। अब जब ये आपस में कोलेस करेंगे, कोलेस करने का मतलब है जब ये आपस में छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में मिलेंगे और लार्जर ड्रॉपलेट्स बनेगी जिनका साइज 0.2 mm से लेकर 6 mm तक होगा, तो यानी कि अब उनका साइज बड़ा हो गया। और साइज बड़ा होगा तो क्या है, उनके अंदर पानी भी है क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स ही हैं, और अगर साइज बड़ा होगा तो वो अपने को मतलब तैर नहीं पाएंगे। अब उनकी जो वेट है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो भारी हो जाएंगे और वो नीचे गिरने लगेंगे, तो उस समय पर जाके जो है रेनफॉल होता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए कि प्रेसिपिटेशन क्या है, रेनफॉल कैसे होता है, हेलस्टोन क्या है, स्लीट क्या है और स्नोफॉल क्या होता है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए। अब इसके बाद हमें जो चीज़ समझनी है, जाननी है, दैट इज़ दी रेनफॉल। और हमें बात करनी है रेनफॉल के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। 3 मेजर टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, हालांकि हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिर से अगर थोड़ा सा देख लें तो क्या है, देखिए सबसे पहले तरीके का जो रेनफॉल होता है, टाइप ऑफ रेनफॉल है, दैट इज योर कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज मोस्ट कॉमन इन रीजन्स दैट आर इंटेंसली हीटेड आइदर ड्यूरिंग द डे एज इन ट्रॉपिक्स और इन द समर एज इन टेम्परेट इंटीरियर्स। यानी कि सबसे पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल वहाँ पर होता है जो जगह बहुत ज़्यादा गर्म होती है, दैट इज इंटेंसली हीटेड। जैसे कि ट्रॉपिक्स रीजन की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, तो वहाँ पर दिन के समय पर बहुत तेज़ सूरज आता है, रोशनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हमारा सन है वो ओवरहेड होता है। ये चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर इंटेंस हीटिंग होगी और इंटेंस हीटिंग होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। या फिर अगर टेम्परेट में हम बात करें, टेम्परेट का इंटीरियर रीजन में बात करें, तो वहाँ पर समर का जब मौसम होगा तब भी एज कम्पेयर टू विंटर्स थोड़ा ज़्यादा गर्मी होगी, तो वहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल हो सकती है। अब व्हेन द अर्थ सरफेस इज हीटेड बाय कंडक्शन, मॉइस्चर लेडन वेपर राइजेस बिकॉज हीटेड एयर ऑलवेज एक्सपेंड्स, है ना। अब नीचे से क्या होगा, देखिए गर्मी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर चीज़ दिखाई है कि मान लीजिए नीचे हीटेड सरफेस है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो पास की एयर होगी, मतलब मान लीजिए इस रीजन में, वो क्या होगी,
वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। यहाँ पर की एयर, जो पास की एयर है, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। और गर्म होगी तो कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, वो चीज़ हल्की हो जाती है, डेंसिटी विल डिक्रीज। और डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो फिर वो चीज़ हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ को उठना शुरू करेगी, है ना, ऊपर की तरफ को उठेगी। अब ऊपर की तरफ को उठ रही है और उसके बाद जब ऊपर जाएगी तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो ऊपर की तरफ को जाती है वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी क्यों होती है? ठंडी इसलिए होती है क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, दैट इज योर लैप्स रेट। हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ को जाएगी वो ठंडी होगी, है ना। अब ये चीज़ यहाँ पर लिखी है कि एयर कन्वेक्शन करंट में राइज करेगी आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इंटेंस हीटिंग, मतलब जब बहुत देर तक ज़मीन गर्म होती रहेगी उसके बाद ये कन्वेक्शन करंट जो है बनने लगेंगे। अब इसके बाद जब ये असेंड कर रही है, मतलब ऊपर की तरफ को जा रही है, जो वाटर वेपर कंडेंस होंगे वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन जाएंगे उनके। मतलब कि जो एयर नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है उसमें कुछ तो मॉइस्चर होगा, है ना, ऊपर की तरफ को जाएगी तो वो फिर थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हो जाएगी तो उसका जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा और वो बन जाएंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। और वो भी कैसे, जिनका वर्टिकल एक्सटेंट बहुत बड़ा है, यानी कि जो वर्टिकली बहुत बड़े क्लाउड होंगे वो यहाँ पर बनेंगे। And this probably reaches its maximum in the afternoon when the convectional system is well developed। और जनरली ये चीज़ आप देखेंगे कि आफ्टरनून के समय में या लेट आफ्टरनून के समय में चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि उस समय तक क्या होता है कि जो धरती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी होती है और जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, यानी कि जो ऊपर की तरफ को एयर, वार्म एयर जा रही है, उसका एक सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अब ये जो हॉट राइजिंग एयर है इसमें ग्रेट कैपेसिटी है फॉर होल्डिंग द मॉइस्चर। फिर से देखिए, ध्यान करिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला कंसेप्ट याद रखिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वहीं यहाँ पर लिखा है कि हॉट राइजिंग एयर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जो होल्डिंग मॉइस्चर कैपेसिटी है वो ग्रेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, और विच इज़ अबंडेंट इन द रीजन्स ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो वही चीज़ हो गई कि अगर उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। एज द एयर राइजेज इट कूल्स। अब एयर जब ऊपर की तरफ को जा रही है तो वो ठंडी होगी, और जब सेचुरेशन पॉइंट उसको मिल जाएगा तो क्या होगी, टॉरेंशियल डाउनपोर। टॉरेंशियल डाउनपोर मतलब जिसको कहते हैं हम बहुत तेज बारिश या मूसलाधार बारिश होगी, है ना, बहुत तेज बारिश होगी, ऑफन अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। और उस समय आप देखेंगे कि गरज भी होगी, मतलब जो थंडर्स होते हैं, लाइटनिंग होती है, वो सब चीज़ें भी होंगी। The summer showers in temperate regions are equally heavy with occasional thunderstorms। तो जो समर शावर्स टेम्परेट रीजन्स में होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और वहाँ पर भी ओकेजनल थंडरस्टॉर्म्स वगैरह होते हैं। These downpours may not be entirely useful for agriculture। अब बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर के लिए पूरी तरीके से यूजफुल या हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि रेन इतनी ज़्यादा इंटेंस है दैट इट डज नॉट सिंक इन टू द सॉइल बट इट ड्रेन्ड ऑफ ऑलमोस्ट इमीडिएटली। क्योंकि अगर बारिश थोड़ा थोड़ा होती रहेगी तो मिट्टी जो है, जो सॉइल है, वो उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करती रहेगी, तो पानी जो है वो नीचे की तरफ को जाता रहेगा, है ना। उससे दो फायदे होंगे, एक तो ये कि जो प्लांट्स हैं, जो एग्रीकल्चरल प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनकी जो रूट्स हैं उनको भी पानी मिलेगा, और दूसरी चीज़ है कि अगर और ज़्यादा पानी है तो वो नीचे जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल होता है ना, जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसको बढ़ाएगा, जो ग्राउंड वाटर टेबल होती है उसमें वो पानी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है, मतलब बारिश अगर बहुत तेज़ हो रही है, तो क्या होगा कि पानी अंदर की तरफ को तो कम जाएगा, मिट्टी में कम जाएगा नीचे की तरफ को, बल्कि वो सरफेस पे ही बह जाएगा, ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके की बारिश कोई बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, क्रॉप प्लांट्स वगैरह के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। दैट इज़ योर, कौन सी बारिश है ये, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ध्यान रखेंगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब इसके बाद जो दूसरे तरीके की बारिश है दैट इज नोन एज ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल। अब ये देखिए क्या है, अनलाइक कन्वेक्शनल रेन विच इज कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करेंट्स, ओरोग्राफिक रेन इज फॉर्म्ड वेयर एवर मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू असेंड अ माउंटेन बैरियर। यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल में तो क्या हो रहा था कि नीचे की ज़मीन गर्म हो रही थी, उसके पास वाली एटमॉस्फेयर की एयर गर्म हो रही थी और वो ऊपर की तरफ को उठ रही थी, ऊपर की तरफ को उठ रही थी, मॉइस्चर कैरी कर रही थी, ऊपर जाके ठंडी हो रही थी, और उसमें से जो वाटर वेपर थे वो कंडेंस हो रहे थे,
भारी हो रहे थे और बारिश हो रही थी, ये हो रहा था उसमें, है ना, पीछे वाले में, दैट इज इन द कन्वेक्शनल रेनफॉल में। अब ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये ओरोग्राफिक रेनफॉल तब होती है वेर एवर मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू असेंड अ माउंटेन बैरियर, यानी कि जब इसको एक माउंटेन का बैरियर मिल रहा है, एक रुकावट मिल रही है, तब ये बारिश हो रही है। और ये होती है जनरली जो विंडवर्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन है वहां पर, वेयर द प्रिवेलिंग मॉइस्चर लेडन विंड्स कम फ्रॉम द सी। अब द एयर इज कंपेल्ड टू राइज एज शोन इन द फिगर एंड इज हेयर बाय कूल्ड बाय एक्सपेंशन इन द हायर एल्टीट्यूड्स एंड द सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए सीधी सी बात है, ये चीज यहां पर दी गई है कि एयर जो है वो कहां से आ रही है, समुद्र के रास्ते आ रही है, मतलब समुद्र की तरफ से आ रही है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि समुद्र की तरफ से अगर एयर आ रही है तो वो कैसी होगी, इट विल हैव मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा। अब जब वो यहाँ से आएगी और इस माउंटेन का उसको बैरियर मिलेगा तो वो सीधे तो जा नहीं सकती, माउंटेन को फाड़ के तो जाएगी नहीं, इसी में ऊपर की तरफ को चढ़ेगी, और ऊपर की तरफ को चढ़ेगी तो धीमे धीमे फिर क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगेगा, डेंसिटी तो उसकी ज़्यादा है ना, क्योंकि नीचे है डेंसिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर उसका जो है वो क्या है, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर है क्योंकि वो समुद्र की तरफ से आ रही है, मॉइस्चर एरिया से आ रही है। तो ऊपर की तरफ को जब ये जाएगी तो इसमें क्या होगा, फिर वही होगा, बादल बनेंगे, ऊपर की तरफ को जाएगी तो ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो उसमें से वाटर वेपर जितना भी है वो सारा का सारा कंडेंस होगा और बारिश होगी। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि बारिश जो है वो पहाड़ी के या माउंटेन के सिर्फ इस तरफ हो रही है, दिस साइड ओनली, है ना। तो इस साइड को क्या बोलते हैं, दिस साइड इज नोन एज योर विंडवर्ड साइड, इसको बोला जाता है विंडवर्ड साइड, यानी कि जिस तरफ से विंड आ रही थी उस साइड ही जो है वो बारिश होगी। फर्दर एसेंट कूल्स द एयर अंटिल द एयर इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड इवेंचुअली रेन। वही चीज़ मैंने आपको बता दी कि पहले वो क्या होगा, ऊपर की तरफ को उठेगी, फिर ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो जब उसमें से जब उसका बेसिकली क्या होगा कि कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगी, सैचुरेट होने का मतलब वही है 100% उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। फिर उसके बाद अगर वो और ऊपर को जाएगी तो टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम आ जाएगा और उसके बाद उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, तो बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद फिर बारिश होगी। Since it is caused by the relief of the land, it is also known as relief rain, क्योंकि रिलीफ से बन रही है, रिलीफ फीचर्स मतलब माउंटेन है, प्लेन है, दैट आर नोन एज द रिलीफ फीचर्स। तो ये माउंटेन की वजह से हो रही है, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज अ रिलीफ रेन। वैसे इसका जनरल जो नाम है दैट इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल। Much of the precipitation experienced on the windward slopes of the northeast of West Malaysia, Western New Zealand, Western Scotland and Wales and Assam hills of the Indian subcontinent is relief rain। और वर्ड आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है विंडवर्ड स्लोप। मैंने आपको बता दिया कि विंडवर्ड स्लोप क्या होता है। अब इसके बाद ऊपर की तरफ से ये मतलब जो हवा है उसने बारिश तो कर दी, जितना उसमें मॉइस्चर था वो तो खत्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ से वो हवा नीचे की तरफ को उतरना शुरू करेगी, है ना, नीचे की तरफ को उतरना शुरू करेगी। तो ये सबसे पहली जो साइड है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। अब यही चीज यहां पर लिखी है, ऑन डिक्रीजिंग ऑन डिसेंडिंग द लीवर्ड स्लोप। लीवर्ड स्लोप मैंने आपको बता दिया, जो लीवर्ड साइड है वहां से जब एयर नीचे की तरफ को जा रही है तो डिक्रीज इन एल्टीट्यूड इंक्रीजेस बोथ द प्रेशर। नीचे को जब वो आ रही है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब ऊपर की तरफ को हम जाते हैं हाइट पर, एल्टीट्यूड पर, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है। अब नीचे की तरफ को हम आ रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है और गर्म भी हो गई है। कंसिक्वेंटली जो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देयर इज इवेपोरेशन एंड लिटिल और नो प्रेसिपिटेशन। और उसमें से जितना भी मॉइस्चर है वो सारा का सारा, हालांकि होगा बहुत कम, लेकिन जितना भी होगा वो अब क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और अगर मॉइस्चर इवेपोरेट हो गया तो उसमें कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं रहेगा। द एरिया इन द ली ऑफ द हिल्स इज टर्म्ड एज द रेन शेडो एरिया। इसलिए हम उसको रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ भी बारिश नहीं होने वाली। रेन शेडो एरिया मतलब कौन से वाला एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की। दिस एरिया इज योर रेन शेडो एरिया, क्योंकि यहां पर कुछ भी बारिश अब होने वाली नहीं है। इसके बाद क्या लिखा है, द इफेक्ट्स ऑफ द रेन शेडो आर फेल्ट ऑन द कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ साउथ आइलैंड,
न्यूजीलैंड एंड द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एंडीज एंड इन मेनी अदर एरियाज। यानी कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड वाले जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने तो फिर से वही बात है कि फॉरेनर बुक है, तो एग्जाम्पल भी इंडिया के बहुत कम मिलेंगे आपको। एक असम हिल का नाम देखने को मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं क्लास 11th की जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है, जहां पर हमने मॉनसून वगैरह की बात करी है, वहां पर ये चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं कि रेन शेडो एरिया क्या है, विंडवर्ड साइड क्या है। तो अगर आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, जब वो इंडिया में एंटर करता है अपनी दो ब्रांचेस से, वन इज योर अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो उसमें आप मुझे बताइएगा कि आपने ये कंसेप्ट कहाँ पर सीखा या आपको कहाँ पर ये चीज़ें जो है पता लगी कि विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड का कंसेप्ट कहाँ पर है ना। या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड कहाँ पर होगी। मैंने आपको हिंट भी दे दी है कि आपने कहाँ पर ये चीज़ पढ़ी होंगी। अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमसे पढ़ी है तो और भी अच्छी बात है, अगर कहीं और से पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि वो चीज़ आपने कहाँ पर पढ़ी है या आपको कहाँ पर वो चीज़ समझ में आई है कि विंडवर्ड और लीवर्ड साइड का कंसेप्ट जो है वो बताइएगा ज़रूर, लेकिन ताकि पता लगेगा कि आप लोगों को कितनी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे तरीके की रेन होती है दैट इज नोन एज साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेन। अब ये क्या है देखिए, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीफ और कन्वेक्शन। यानी कि ये ऐसी बारिश है जिस पर ना तो कोई रिलीफ यानी कि कोई माउंटेन का, हिल का, ना तो उस तरह का कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा और ना ही कन्वेक्शन का कोई असर है। कन्वेक्शन मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जमीन गर्म हो रही है और वार्म एयर हो रही है, वो राइज कर रही है, दैट इज योर कन्वेक्शन। तो उसका भी असर यहाँ पर नहीं है। It is purely associated with cyclonic activity, whether in the temperate regions, depressions और tropical regions में cyclones, है ना। ये सिर्फ साइक्लोनिक एक्टिविटी से ही संबंधित है। मतलब साइक्लोन इसमें आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे होता है। बेसिकली इट इज ड्यू टू द कन्वर्जेंस और मीटिंग ऑफ द टू डिफरेंट एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें दो एयर मासेस जो है वो आपस में कन्वर्ज करते हैं या मिलते हैं। कन्वर्ज करते हैं या मिलते हैं। पहली बात तो यह है कि एयर में और एयर मास में क्या डिफरेंस है। एयर मास एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा पैकेट ऑफ एयर है, जिसमें क्या होगा कि पूरी की पूरी जो एयर है वो एक जैसी होगी। अगर वार्म है तो वार्म होगा पूरा का पूरा एयर मास, अगर कोल्ड एयर मास है तो पूरे का पूरे पैकेट के अंदर जो एयर होगी वो कोल्ड होगी, है ना। वार्म एयर मास है तो वार्म होगी, कोल्ड एयर मास है तो कोल्ड होगी। अब इसमें देखिए जो रेनफॉल होती है बेसिकली वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाया गया है। ऊपर जो डायग्राम दिया है ये, तो आई कैन से इट इज़ वेरी मच और मोस्ट कंफ्यूजिंग, तो इसको आप नहीं देखें तो बेटर है। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए, अगर हम दो कलर का यूज़ कर लेते हैं, एक तो ये ब्लू कलर हो गया, दिस इज योर कोल्ड एयर मास, और एक हम दूसरा कलर ले लेते हैं, लेट अस टेक दिस रेड वन। ओके, रेड कलर ले लेते हैं। ये है आपका, सपोज कीजिए, वार्म एयर मास। अब होगा क्या, मतलब मैंने हालांकि ऐसे ये डब्बा बनाया है, बिल्कुल डब्बा सा तो नहीं होगा। अब हो क्या रहा है, सपोज कर लीजिए ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्योंकि मिलेंगे कब, जब दोनों एक दूसरे की तरफ को जाएंगे तभी मिल सकते हैं, है ना, अदरवाइज तो मिलने का चांस है नहीं। तो अब होगा क्या, सपोज करिए कोल्ड एयर के बारे में आपको पता है कि कोल्ड एयर कैसी होती है, डेंस होती है, जो नीचे की तरफ को बैठने की कोशिश करती है। कोल्ड एयर इज योर डेंसर एयर, तो ये नीचे की तरफ को बैठने की कोशिश करती है। और जो वार्म एयर होती है दैट इज योर लाइटर, तो वो ऊपर की तरफ को उठने की कोशिश करती है। अब दूसरा इसमें एक टर्म आता है, हम देखेंगे आगे एक टर्म अभी इसमें, दैट इज योर कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। अब इसका मतलब क्या है, जो कोल्ड एयर है या जो कोल्ड एयर मास है, अगर वो ज़्यादा तेजी से मूव कर रहा है तो हम जो फ्रंट बनेगा, फ्रंट इज नथिंग बट जहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे। मतलब सपोज करिए कि ये हमारा कोल्ड एयर मास है और ये हमारा वार्म एयर मास है, जहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे, है ना, जो इनकी मीटिंग लाइन होगी ये, दिस इज नथिंग बट योर फ्रंट, ये होगा फ्रंट।
आई होप आप समझ पाए। अब ये फ्रंट दो प्रकार का होता है, वन इज योर कोल्ड फ्रंट एंड सेकंड वन इज योर वार्म फ्रंट। अब इसको नाम कैसे देंगे हम, क्योंकि हम तो कह रहे हैं फ्रंट तब बन रहा है जब हमारा कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मिल रहे हैं, यानी कि इसमें है तो दोनों ही, रोल तो दोनों का ही है। तो हम उसको कोल्ड या वार्म कैसे कह सकते हैं? हम उसको कोल्ड या वार्म ऐसे कह सकते हैं कि जो ज़्यादा तेजी से मूव कर रहा है उसके हिसाब से हम इसको कोल्ड या वार्म बोलेंगे। सपोज करिए, दिखाता हूं मैं आपको, देखिए सपोज करिए ये कोई लैंड है और यहां पर इस तरफ पे, इसको अगर हम कलर से दिखाएं, यहां पर सपोज कर लीजिए आपका वार्म एयर है और इधर की तरफ आप सपोज कर लीजिए वी हैव द कोल्ड एयर। अब अगर ये कोल्ड एयर ज़्यादा तेजी से मूव कर रही है, ज़्यादा तेजी से मूव कर रही है, तो क्या होगा? मतलब ये पोजीशन आपको समझ में आई कि कोल्ड एयर मास है और वार्म एयर मास है। अब कोल्ड एयर अगर ज़्यादा तेजी से मूव करेगी तो होगा क्या कि थोड़े समय के बाद आप देख सकते हैं कि ये कोल्ड एयर कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगी आगे, है ना। वार्म एयर तो बहुत तेजी से मूव कर नहीं रही, कोल्ड एयर ज़्यादा तेजी से आगे मूव करेगी और उसके कंपैरिजन में ये जो वार्म एयर है ये इधर की तरफ को ऊपर उठना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है ही दोनों की। क्या प्रॉपर्टी है कि कोल्ड एयर मास डेंस होता है तो वो नीचे की तरफ को बैठेगा और वार्म एयर मास लाइट होता है तो वो ऊपर की तरफ को जाएगा। तो ये इस तरीके से ऊपर उठना शुरू करेगी और जैसे ही ये यहाँ पर ऊपर उठना शुरू करेगी तो यहाँ पर हमें बीच में एक फ्रंट मिलेगा, दैट इज योर, क्या हो जाएगा ये, कोल्ड फ्रंट। अब बारिश कैसे होगी? बारिश तो ऐसे होगी ना कि ये वार्म एयर है, ऊपर की तरफ को जा रही है, तो ऊपर की तरफ को जाएगी तो फिर वही फिनोमेना होगा, बादल बनेंगे और ठंडा होगा, बादल बनेंगे और बारिश हो जाएगी। दिस इज योर कोल्ड फ्रंट। आई होप आप समझ पाए। अब दूसरा केस, ये तो आपको मैंने कोल्ड फ्रंट और मतलब कोल्ड फ्रंट बता दिया कि कोल्ड फ्रंट का मतलब क्या है और बारिश इसमें कैसे होगी। मतलब बारिश ऐसे होगी कि ये जब यहाँ से ऊपर जाएगा, है ना, ये वार्म एयर ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, थोड़े समय के बाद यहाँ पर बादल बनेंगे और फिर बारिश होनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरे केस में क्या है कि कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट है तो ऐसे ही, लेकिन इस केस में अब ये जो वार्म फ्रंट है वो आप अगर कहें कि थोड़ा तेजी से जा रहा है। अब वार्म फ्रंट अगर तेजी से जाएगा तो मैं ये वाला मिटा लेता हूं, ठीक है, अदरवाइज जगह नहीं है समझाने के लिए, इसको मिटा लिया। अब देखिए वार्म फ्रंट अगर तेजी से जा रहा है तो होगा क्या कि ये तो सरफेस है, अब ये कोल्ड फ्रंट कुछ ऐसा रहेगा और वार्म फ्रंट इसमें ऊपर की तरफ को बढ़ने लगेगा ऐसे, और यहां पर जो बीच का ये एरिया बनेगा, यानी कि जो यहां पर लाइन बनेगी, दिस विल बी योर वार्म फ्रंट। मतलब कोल्ड फ्रंट अगर आगे बढ़ रहा था तो वो नीचे की तरफ से बढ़ रहा था। अगर आपने देखा, मैंने आपको ऐसा कुछ दिखाया कि कोल्ड फ्रंट ऐसे बन रहा है और वार्म यहाँ से ऊपर की तरफ को उठ रहा है। क्यों? क्योंकि कोल्ड ज़्यादा तेज़ी से चल रही है और कोल्ड की प्रॉपर्टी है कि वो डेंसर है तो वो वार्म के नीचे ही आएगी, है ना। और बदले में यहाँ पर क्या हो रहा है कि वार्म फ्रंट जो है वो तेज़ी से मूव कर रहा है, या जो वार्म एयर मास है वो तेज़ी से मूव कर रहा है, लेकिन वो कोल्ड एयर के नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि कोल्ड एयर जो है वो डेंसर होती है, वो नीचे ही रहेगी, वार्म एयर लाइटर है वो ऊपर ही रहेगी, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ को जाएगा। और इस केस में जो जनरली बारिश होती है, बारिश तो होगी लेकिन थोड़ा सा कम होगी। यहाँ पर वार्म फ्रंट जब मूव करेगा तो रेनफॉल जो है वो थोड़ा सा कम होगी, और कोल्ड फ्रंट जनरली जब मूव करता है तो बारिश थोड़ा सा ज़्यादा होगी। आई होप वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट आप समझ गए। अब एक तीसरा फ्रंट भी है। तीसरा फ्रंट होता है जिसको टर्म दिया जाता है, दैट टर्म इज नोन एज ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या है? देखिए, ऑक्लूडेड फ्रंट हम इसी में समझ सकते हैं कि ये कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट है। अब इसके पीछे से मान लीजिए कोई कोल्ड एयर मास यहाँ पर और आ जाता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वार्म है उसके पीछे फिर से कोल्ड है। अब ये कोल्ड एयर मास जो है, दिस इज ऑल्सो मूविंग दिस वे, ये भी इधर की तरफ को मूव कर रहा है। अगर ये इधर की तरफ को मूव कर रहा है, और कोल्ड की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, कोल्ड इज डेंसर, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोल्ड एयर मास जो है वो डेंसर है, वार्म एयर मास लाइटर है, तो कोल्ड वाला इसके नीचे ही जाएगा। तो थोड़े समय के बाद क्या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि ये वार्म एयर मास यहाँ से नीचे आएगा और इसके नीचे चला जाएगा, मतलब ये कोल्ड एयर, वो जो वार्म एयर मास था उसको ये ढक देगा। जो यहाँ पर आपको ये कलर दिख रहा है देखिए, है ना, कौन सा वाला रीजन, ये वाला जो आपको कलर यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि अब ये जो फ्रंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। दिस विल बी योर कोल्ड फ्रंट। आई होप आप समझ पाए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को समझिए, ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, कौन सा वाला रीजन, ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, देखिए इस रीजन में हुआ क्या है कि ज़मीन से जो फ्रंट है वो पूरी तरीके से ऊपर उठ चुका है। ये आपका वार्म फ्रंट है और यहाँ पर आपका दिस विल बी योर, ये वाला फ्रंट कौन सा होगा, दिस विल बी कोल्ड फ्रंट। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रंट का नाम तो आपको बताया ना कि जो तेज चलता है एयर मास उसके हिसाब से हम फ्रंट का नाम देते हैं। ये वाला तो वार्म है, ये वाला कोल्ड है। तो यहां पर कोई भी फ्रंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि फ्रंट जो है वो अब ऊपर उठ चुका है ना। ये जो वार्म फ्रंट है ये पूरा ऊपर उठ चुका है। फ्रंट तो अभी बनेगा ना जब कोल्ड और वार्म है, लेकिन इस रीजन में तो आप देख सकते हैं कि इधर भी कोल्ड है और इधर भी कोल्ड है, तो फ्रंट तो है ही नहीं, है ना। ये तो पूरा का पूरा एक ही एयर मास हो गया। तो इस तरीके का जो फ्रंट बनता है दैट इज नोन एज एन ऑक्लूडेड फ्रंट। इसको बोलते हैं हम ऑक्लूडेड फ्रंट, है ना। आई होप कि तीनों जो फ्रंट है दैट इज वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर ये डायग्राम दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, हालांकि है ये वैसा ही चीज़ें, इसने भी उसी तरीके से समझाई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको ऑक्लूडेड फ्रंट दिख रहा है ना, होता यहाँ पर भी वही है, लेकिन इसमें भी वही हो रहा है। देखिए वार्म फ्रंट आगे की तरफ को मूव कर रहा है, पीछे से कोल्ड फ्रंट आएगा वो इसके नीचे चला गया, तो यहाँ पर ये जो बन रहा है दैट इज योर ऑक्लूडेड फ्रंट। चीज़ वही है, लेकिन अगर आपको समझना है तो वो थोड़ा सा ऐसे जैसे मैंने आपको समझाया ये ज़्यादा बेटर है ना। सारे डायग्राम यहाँ पर जनरली नहीं है, वो पहला वाला जो था दैट इज जिसमें सिर्फ कोल्ड फ्रंट बना था वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी। आप वीडियो देखेंगे तो आपको वो चीज़ जो है मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पीछे वीडियो कीजिए, है ना, थोड़ा सा आप टाइम में पीछे कीजिए और उसको देखिए तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब इसमें क्या है कि कोल्ड एयर इज डेंसर, इट टेंड्स टू रिमेन क्लोज टू द ग्राउंड। ये मैंने आपको वही बात बताई कि कोल्ड एयर जो है वो डेंस होती है, भारी होती है, तो वो ज़मीन के पास रहना चाहती है, और वार्म एयर जो है वो थोड़ा सा हल्की होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो इट टेंड्स टू राइज ओवर द कोल्ड एयर, है ना। इन एसेंट प्रेशर डिक्रीजेज, एयर एक्सपेंड्स एंड कूल्स और कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड लाइट शावर्स कॉल्ड द साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन आकर। ऊपर जाएगा तो होगा वही, क्योंकि अगर आपकी जो विंड है, जो वार्म विंड है या वार्म एयर है, अगर वो ऊपर की तरफ को जा रही है तो चाहे वो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो, चाहे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो, या फिर हमारी ये फ्रंटल रेनफॉल हो, रेनफॉल का तो फिनोमेना सेम है कि वार्म एयर ऊपर की तरफ को जाएगी, धीमे धीमे जाके वो ठंडी होगी, उसमें से जो मॉइस्चर है वो बाहर निकलेगा, वो कंडेंस होगा, बादल बनेंगे और फिर बारिश होगी। बट द ओनली थिंग इज कि बारिश जो है वो उसकी इंटेंसिटी में अलग अलग रहेगा, कि जैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल में बहुत ज़्यादा बारिश है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में या रिलीफ रेनफॉल में मैंने आपको बताया कि विंडवर्ड साइड बारिश है, लीवर्ड साइड बिल्कुल बारिश नहीं है, और साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल में भी फिर बारिश जो है वो इसी तरीके से होगी। अब इसके बाद ये जो तीसरी इसने लास्ट लाइन लिखी है कि जो हैवियर और कोल्डर एयर मास है इवेंचुअली पुशेस अप द वार्मर एंड लाइटर एयर एंड द स्काई इज क्लियर अगेन। ये बेसिकली जो कंसेप्ट आपको लास्ट वाली लाइन में बताया है, दिस इज योर ऑक्लूडेड फ्रंट, कि जब वार्म एयर को पीछे से जो हैवियर और कोल्डर एयर मास है वो इवेंचुअली क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, और उसके बाद फिर वापस से जो आसमान है वो कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब ज़्यादा बारिश इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस वाले रीजन में आप देखिए जैसे जैसे आप ये इधर की तरफ को बढ़ रहा है तो इस रीजन में तो बारिश होगी नहीं अब, क्योंकि यहाँ पर तो वार्म एयर है ही नहीं, वार्म एयर तो सारी की सारी इधर है ना। तो इसलिए जैसे जैसे ये आगे को बढ़ता जाएगा कोल्ड फ्रंट, तो ऑक्लूडेड फ्रंट बढ़ता जाएगा और बारिश जो है वो अब खत्म होती जाएगी और आसमान फिर से कैसा हो जाएगा, क्लियर स्काई हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स करे हैं आपको समझाने के। अगर नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, मतलब एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, हालांकि वैसे समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो बताइएगा, फिर कुछ और चीज़ ट्राई करेंगे, लाइव सेशंस करेंगे या कुछ भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो बेस्ट हो सकता था जिस तरीके से वो मैंने आपको समझा दिया। अगर ये बुक के डायग्राम में मैं आपको समझाता तो थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है वो आपको क्लियरली नहीं समझ में आएंगी। मैंने आपको नीचे अलग से डायग्राम बना के समझाए हैं, अलग अलग कलर का यूज़ किया है ताकि आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, और क्या अंतर हो रहा है, कैसे वार्म फ्रंट मूव कर रहा है, कैसे कोल्ड फ्रंट मूव कर रहा है, वो भी मैंने आपको समझा दिया।
तो चलिए इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और जो हमारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि प्रेशर है, विंड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स के में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने में, परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमसे हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।